मतलब मैं भी एक कैरेक्टर आर्टिस्ट हूँ, मैं स्टार को भी कैरेक्टर आर्टिस्ट ही समझता हूँ। जब कोई स्टार या कोई जब कोई हीरो में कैरेक्टर नहीं होता है, तब वो मुसीबत वाली बात हो जाती है कि अरे यार ये सिर्फ हीरो है, इनमें कोई कैरेक्टर नहीं है। तभी तो भाई आपको कंटेंट बिल्ड करना पड़ेगा, अगर आपको सस्टेन करना है, अगर आप मार्केट में अच्छा काम करना पड़ेगा, तो ये कंटेंट की लड़ाई है। कंटेंट लेके आओ। मैं एक फिल्म रिलीज हुई, मैं जाके देख रहा हूँ ये फिल्म फ्लॉप हो रही है, और मैं वो जो आदमी, कौन आदमी मुझे नहीं पता, बोला था कि मार्केट में ये चलता है। मैं देखता हूँ ये मार्केट में कैसे चलेगा यार, ये तो एसेट ही नहीं है, ये तो लाइबिलिटीज है। ये लोग कैसे चल सकता है? ना तो इसको एक्टिंग आती है, ना इस आदमी को डिलीवरी डायलॉग डिलीवरी आती है, ना इस आदमी के अंदर कोई खासियत है, ना इस आदमी के अंदर चार्म है। ये कर क्या रहा है सिनेमा में? दिव्येंदु भाई, वेलकम ऑन बॉलीवुड हंगामा। ये इंटरव्यू बहुत बहुत सालों से पेंडिंग है। हम देवडी के ज़माने से आपके बहुत बड़े मुरीद रहे हैं, फ़ैन रहे हैं। यू बीन डूइंग सम रियली फैंटास्टिक वर्क। दिव्येंदु भाई, अगर हम बात करें आपकी जर्नी को लेकर, आपका मैं एक इंटरव्यू देख रहा था और आपने उसमें बताया कि अनुराग कश्यप आपको बोलते थे कि मैं शूटिंग की लोकेशन तलाश कर रहा हूँ, तुम तैयार रहना, 1-1.5 घंटे को नोटिस दूंगा, ऑटो पकड़ के तुम आ जाना। तो वहाँ से जो आपने स्टार्ट किया है, जो जर्नी जो आपकी स्टार्ट हुई है और यहाँ तक, कैसे देखते हैं आप? एक ख्वाब है? सर है, ख्वाब तो है। मतलब आप कोई भी चीज जब पीछे मुड़कर देखते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव देखते हैं, तो आपको लगता है कि वाह क्या मजेदार टाइम रहा यार। 22 साल गुजर गए मुंबई में। 2000 में आया था, और ऐसे बुढ़िया बिस्तर उठा के दिल्ली से, हालांकि मानसून वेडिंग करके आया था, तो आते ही क्या, मानसून वेडिंग बिकॉज ऑफ इट वाज अ नीश फिल्म, और लोगों ने काफी देख ली थी, और उसको गोल्डन ग्लो अवार्ड भी मिल गया था। तो मुंबई में स्थित जो कोई भी जो सीरियस फिल्म मेकर्स है, जो वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ ताल्लुकात रखते हैं, उन्होंने वो फिल्म देख ली थी। तो जब भी मैं मुंबई में आया, जो नीश डायरेक्टर्स थे उनसे जब मिला, तब सबने राइटली स्पॉट किया, अरे मॉनसून वेडिंग में तू था ना। तो उस टाइम मानसून वेडिंग फिल्म आई भी नहीं थी, लेकिन वो फिल्म फेस्टिवल मार्केट में, सर्किट में इन्होंने देख लिया था। तो क्या हुआ था, ये पहली बार मुंबई में आते ही एक एक्सेप्टेंस जो उसको बोलते हैं, कि आप ऑलरेडी एक इंटरनेशनल फिल्म में छोटा सा किरदार हो, चाहे वो छोटा सा किरदार ही हो, वो करके आए थे, तो एक एक्सेप्टेंस मिल गया था। उसके बाद तो मतलब चीजें चलती रही, और मतलब वो ऊपर वाले खुदा का नियामत था ये, कि डिवाइन इंटरवेंशन कहा जा सकता है कि हम मैं मेरे मुझे एक्चुअली कम काम मिला, लेकिन मुझे जो जो भी कोई काम मिला वो ठोस मिला। मतलब वो, इफ यू सी, अगर कोई हिस्ट्री ऑफ फिल्म मेकिंग की तरफ, इंडियन फिल्म मेकिंग की तरफ घूम के देखे पिछले 20 साल के इतिहास में, जो कोई भी रिकॉग्नाइजेबल फिल्में हैं हमारे हिस्ट्री में, जैसे कि मॉनसून वेडिंग से शुरू करके हजारों ख्वाहिशें है, या फिर देवडी है, ब्लैक फ्राइडे है, मकबूल है, अब तक 56 है, दंदनादन गोल है, या बीए पास है। तो ये जो सारी चीजें, ये जो सारी फिल्में हैं जिनका नाम लिया जा सकता है आगे जाके, कि ये फिल्में जो है हिस्ट्री ऑफ फिल्म मेकिंग में इवेंट्स को चेंज किया है, इन्होंने एक छाप छोड़ा है, ये एक कल्ट क्लासिक की तरह से इन फिल्मों को लिया जा सकता है। तो उन सब फिल्मों का मैं पार्ट रहा। जी। और आई थिंक ओटीटी ने आपको बहुत एक न्यू लीज ऑफ लाइफ दी है, चाहे वो अनदेखी हो, जमतारा हो, क्रिमिनल जस्टिस में कमाल का आपका परफॉर्मेंस था, अभी रॉकेट बॉयज़ में आपका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। लूप लपेटा भी ओटीटी पे ही रिलीज़ हुई है, लूप लपेटा में आपका किरदार बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है, स्पेशली जो उसकी फ्लैम्बॉयंस है। देखी भी किया था मैंने सोनी लीव के लिए, वो भी है। अनदेखी मैंने शुरू में जिक्र किया, आप उसका मेरे ख्याल से सीक्वल अभी आई थिंक उस पर आप काम कर रहे हैं, या फिर काम आई थिंक कंप्लीट हो चुका है। ऑलराइट, सो दिव्येंदु भाई, एक चीज़ जो आपके हर परफॉर्मेंस में, मैं तो आपको देवडी से मैं आप जिक्र करूंगा, जो हमेशा मैंने नोटिस किया है, वो एक कॉन्फिडेंस लेवल है। आप एक कॉन्फिडेंट एक्टर हैं कि आप किसी के सामने भी खड़े होंगे तो आप उससे मरूब नहीं होंगे, आप उससे ओवर इंप्रेस नहीं होंगे, आपको लोग देखेंगे। ये हर आपके किरदार में ये एक पहचान आपकी बनी है। वो कॉन्फिडेंस एज एन एक्टर कहाँ से आता है? काम करते करते आया है।
आई थिंक वो आया है मेरे टीचर से, मेरे गुरुओं से, और मेरे अंदर, मुझे लगता है कि मेरे अंदर जो है वो अच्छा काम करने की जो एक कुव्वत है, वो उससे ही आया है कि वो कि, कि मैं हमेशा कभी भी स्टारिज्म को उस तरीके से फॉलो किया नहीं कि मेरे सामने कोई स्टार भी अगर खड़ा हो जाए तो मुझे लगता है कि वो तो मेरे मेरे जैसे एक किरदार है। वो एक किरदार है, मतलब मैं भी एक कैरेक्टर आर्टिस्ट हूँ, मैं स्टार को भी कैरेक्टर आर्टिस्ट ही समझता हूँ। जब कोई स्टार या कोई जब कोई हीरो में कैरेक्टर नहीं होता है, तब वो मुसीबत वाली बात हो जाती है कि यार यार ये सिर्फ हीरो है, इनमें कोई कैरेक्टर नहीं है। तब तो मुझे और भी परेशानी में डाल देता है कि अब क्या होगा। लेकिन अगर कोई भी किरदार, कोई भी कैरेक्टर, कोई भी आर्टिस्ट, कोई भी स्टार, कुछ कोई भी मेरे सामने अगर खड़ा होता है तो मेरे लिए वो एक को एक्टर ही होता है। मेरे लिए कोई एक्टर ही होता है। जैसे कि मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि अरे यार वो फला आ गया, फला आ गया, उससे मिल के आ रहा हूँ मैं, उसका यार मतलब उसके साथ एक सेल्फी। तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि मैं बच्चन साहब को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन बच्चन साहब के मन्नत के सामने, मतलब प्रतीक्षा के सामने, जलसा के सामने खड़े होने के लिए कभी नहीं आया। मैं उनके साथ काम करने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैं मेरा मेरे मेरे लिए स्टारों का वो रेस्पेक्ट है कि मैं उनके साथ जाके एक दिन काम कर पाऊं, उनके रूबरू खड़े होके एक सीन कर पाऊं। वो मेरे लिए प्राप्ति है। ना कि मैं कि वो चरण स्पर्श करके हजारों के भीड़ में जाके हाथ हिला के, वो मेरे साथ है ही नहीं कभी वो सारी चीजें जिंदगी में। क्योंकि क्योंकि मैं उनको हमेशा उसी तरीके से देखा कि वो एक बहुत बड़ा अभिनेता है, बहुत बड़ा कलाकार है, लेकिन मैं भी एक मैं भी एक कलाकार हूँ, मैं भी एक फनकार हूँ। तो मैं उनके सामने जाके खड़े होकर काम करूंगा, उनके साथ काम करूंगा, यही यही मेरे लिए सबसे बड़ी प्राप्ति है। दिवेंद्र भाई, बहुत से लोग हैं जो कि बहुत बहुत अरसे काम करते हैं, लेकिन मे भी शायद वो मकाम हासिल नहीं कर पाते हैं। लेकिन जैसे आपने जो भी बात कही कि आप प्रतीक्षा के सामने आप खड़े नहीं होना चाहेंगे, आप बच्चन साहब के साथ में काम करने के लिए आप आए थे। तो मैं दो तीन चीज़ें कुछ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप मुझे बताइए कि आपकी क्या राय है। म्यूचुअल रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट और एरोगेंस नहीं है आपके अंदर। ये एक अपना खुद का सेल्फ असेसमेंट है कि भाई मैं एक अच्छा कलाकार हूँ और मुझे उसकी, मैं अपना काम करने के लिए आया हूँ, एंड जस्ट जस्ट वॉच मी द वे आई एम। इन सब पहलुओं के क्या इंपॉर्टेंस है आपके आपकी ज़िंदगी में और करियर में? बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक सबसे बड़ी चीज तो ईगो मैं अंदर ईगो मेरे अंदर है ही नहीं, मैं रखता नहीं हूँ। मेरे अंदर सेल्फ रेस्पेक्ट है, मेरे अंदर एरोगेंस नहीं है। मैं एरोगेंट आदमी नहीं हूँ। बिल्कुल राइट बात कही आपने, मेरे अंदर ईगो भी नहीं है, लेकिन मेरे अंदर सेल्फ रेस्पेक्ट है, मेरे अंदर जुनून है, मेरे अंदर जज्बात है, काम करने की एक इच्छा है, कोशिश है, और जुड़े रहने की एक ताकत है। तो लेकिन इन सब चीजों का बहुत अहमियत है लाइफ में, क्योंकि एज एन एक्टर, अगर आपके अंदर अगर सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं हुआ तो आप जिस किरदार करेंगे, वो किरदार के अंदर भी आपका सेल्फ रेस्पेक्ट कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म नहीं होगा। क्योंकि क्योंकि अगर मैं एक विलेन का किरदार भी करता हूँ या फिर एक राइटियस आदमी का भी किरदार करता हूँ, कोई भी कैरेक्टर करता हूँ, उस सारे कैरेक्टर्स को मैं तो एक खून पसीने का आदमी समझता हूँ। तो मैं ये नहीं समझता हूँ कि वो आदमी कहीं फ्लॉड है। क्योंकि अगर हिटलर का कैरेक्टर भी मैं करता हूँ तो मैं तो जानता हूँ कि मैं एज अ हिटलर मैं क्या कर रहा हूँ। मैं जर्मन रेस को प्यूरिफाई कर रहा हूँ, मैं इनको ये कर रहा हूँ, मैं जूस को हटा रहा हूँ। मुझे नहीं मार, वो बाहर वाले लोग देखेंगे कि ये आदमी 1 लाख रुपए लोगों को मार दिया। विलेन मैं किसी और की नजर में हूँ, खुद के नजर में नहीं हूँ। तो खुद की नजर में जो सेल्फ रेस्पेक्ट मैं मेंटेन कर सकता हूँ, बिल्ड कर सकता हूँ, वो मेरा किरदार में ट्रांसफॉर्म होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वो किरदार बाकी लोग देखेंगे, वो किरदार विलन है या फिर वो पॉजिटिव है। लेकिन मेरे लिए जब कोई काम कर रहा हूँ तो मैं विलेन कैसे हो सकता हूँ? यू अंडरस्टैंड? सो वही वो मेरा एक क्राइटेरिया रहता है। तो वो सेल्फ रेस्पेक्ट, एक एक्टर का सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ एक्टर के सेल्फ रेस्पेक्ट भी चलते हैं कि बहुत सारी चीजें होती है। जैसे कि मैं एक फिल्म का नाम नहीं लूंगा, कि मैं एक फिल्म कर रहा था, और मैं उस फिल्म जब कर रहा था तो जब मुझे उसकी कहानी सुनाई गई थी, तो मुझे लगा था कि अरे मैं तो बहुत इंपॉर्टेंट किरदार कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं सेट पे पहुंचता था तो मैं देखता था कि 10-12 लोगों को नरेशन उसी हिसाब से दिया गया था कि वो भी सोचते थे कि वो एक बहुत अहम किरदार कर रहे हैं।
लेकिन जब फॉर्मेशन होता था, जब शूटिंग शुरू होती थी, तब हीरो के इर्द गिर्द 10-12 लोग खड़े हो जाते थे, और वो झपटा झपटी होता था कि हीरो के पास जाके कौन खड़े हो जाएंगे, ताकि अगर कैमरा हीरो पे अगर राइट पैन भी करेगा, लेफ्ट पैन भी करेगा, तभी भी वो दिख जाएंगे। तो समाओ 2-3 दिन के बाद मुझे लगा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ यार इसमें, मुझे करना ही नहीं है काम। मुझे तो लगा था कि डायरेक्टर की नजर रहेगी मेरे पे, उन्होंने मुझे ये कहानी सुनाई है, मुझे किरदार सुनाया, अगर उस किरदार की इंपॉर्टेंस उनके नजर में ही नहीं है, तो मैं इस पिक्चर में क्या कर, इस फिल्म में क्या करता हूँ। बिल्कुल तो सही मैं बात। क्या करता था, मैं सीन में जाता ही नहीं था, मैं सीन में जाता ही नहीं था, सीन हो जाता था, मैं कहीं दूर बैठा रहता था। सडनली वन एक दिन डायरेक्टर की नजर आई, चीफ एडी का नजर आया, अरे दिव्येंदु तो सीन में आता ही नहीं, ये क्या मतलब है, वो तो सीन में आता ही नहीं। फिर मेरे को बुला के लेके आता था, फिर मैं बुला के लेकर मैं सर, मैं मेरे को तो खड़े रहने की जगह ही नहीं मिलती थी, आपका कैमरा इधर उधर पैन करता ही नहीं था, और सब हीरो की इर्द गिर्द खड़े हुए हैं, और मैं क्या करूं, आपने मेरे को पता ही नहीं कि मेरे को कहाँ खड़ा करना है, मेरे को करना क्या है, क्योंकि ये तो मैं तो डायरेक्टर एक्टर हूँ, और ये तो स्टेज नहीं है ना, ये थिएटर नहीं है कि मैं कहीं भी खड़ा हो जाऊंगा, अदर ऑडियंस मुझे देख पाएंगे, ये तो वैसा नहीं है। आप आपकी नजर मेरे पे रहेगी, तभी डीओपी का नजर मेरे पे रहेगी, तभी एडिटर की नजर मेरे पे रहेगी, तभी मैं पिक्चर में आ पाऊंगा, अदरवाइज मैं कैसे आऊंगा। इट इज नॉट मी, इट इज समथिंग एल्स। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर फॉर्मेशन करते समय उन्होंने मुझे ले आके हीरो के सामने खड़े कर देते थे, पास में खड़े कर देते थे। तो मैंने बोला कि ये आपका जॉब है, तो ये मेरा सेल्फ रेस्पेक्ट, ये सेल्फ रेस्पेक्ट, और ये सेल्फ रेस्पेक्ट अगर मैं ना शो करता, तो मेरे किरदार को वो सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं मिलता। नहीं, दैट्स अ वंडरफुल स्टोरी, ऑफ कोर्स। ओके, देवेंद्र भाई, मैंने एक आपका इंटरव्यू में आपका पढ़ रहा था, और मैं सुन रहा था, और आपने आपने जिक्र किया कि एक ये कॉन्सेप्ट है हमारे वहाँ कि जो अगर आप डार्क हैं, आपकी स्किन डार्क है, तो आपको पॉजिटिव किरदार नहीं मिल सकते हैं। नवाज़ का मैंने इंटरव्यू किया था अभी कुछ दिनों पहले। नवाज़ ने मुझसे एक बात ये बताई कि फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म नहीं है, रेसिज्म है। आपने कैसे फेस किया है इस रेसिज्म को? फेस तो आ, हाँ, शुरू शुरू में मैंने भी फेस किया है, और मैंने भी देखा है। नेपोटिज्म तो बिल्कुल राइट ही सही था। नेपोटिज्म कभी मुझे हिट नहीं किया। तो नेपोटिज्म फिल्म इंडस्ट्री में है या नहीं है, उसके उसकी बहस पे हम कहीं जाएंगे। और हालांकि जब मुझे मुझे हमेशा ये लगता है कि एक डॉक्टर अपने बेटे को डॉक्टर बनाना जब चाहते हैं, तो एक अगर उसके पास पावर होता है, तो वो एक अच्छे हॉस्पिटल में नौकरी तो लगवा देता है, चेम्बर तो खुलवा देता है। और अगर कोई बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो, अगर जो अपना कारोबार मरने जब ट्रांसफर करना होता है, वो को अरे गरे नत्थु करे उठाएगा तो ट्रांसफर करता नहीं है, वो अपने बेटे को ही ट्रांसफर करके जाएगा, वो उसको सीईओ बना के जाएगा। तो नेपोटिज्म मेरे को समाउ कुछ ऐसा लगता है कि यार ये इसका कोई ये नहीं है, मतलब कि अगर कोई मैं 500 करोड़ की पिक्चर बना रहा हूँ, तो 500 करोड़ की पिक्चर डेफिनेटली मैं चाहूंगा कि मेरा बच्चा है 500 करोड़ की, मैं 500 करोड़ की पिक्चर बनाऊंगा, मैं किसी और पे क्यों लगाऊंगा, मैं अपने बच्चे पे लगा, एटलीस्ट तो देखो कि मेरे बच्चे पे चलता है कि नहीं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो उस बात पे मैं जा ही नहीं सकता नेपोटिज्म में। रेसिज्म की जहां तक बात है, तो वो एक प्रिकॉन्सिव नोशन है, ब्लैक एंड व्हाइट का नोशन है, वो बहुत स्ट्रांग है, वो मैंने भी फील किया। जैसे कि मान लीजिए मैं एक छोटा सा उदाहरण हमेशा देता हूँ कि जब मैंने एक सीरियल देखा था, उसका नाम है श्री कृष्णा। तो श्री कृष्णा में इतना टैलेंट दिखा है कि गोरा कृष्णा ढूंढ के लाने की टैलेंट है। तो ये मार्केट में सर्च किया, किसी को एक गोरा आदमी को ढूंढ के लाके कृष्णा बनाया, और उसको काला पेंट कर देता है, या फिर उसको श्याम वन कर देता है, उसको टैन कर देता है। तो ये एक अजीबोगरीब है। तो उनको भी ये राज नहीं आता है कि मैं कृष्णा को काला कैसे दिखा सकता हूँ, ये तो भगवान ही, भगवान भगवान को मैं काला कैसे दिखा सकता हूँ। तो ये एक रेसिज्म है हिंदुस्तान में, जो मैंने भी फेस किया है कि गोरा आदमी हमेशा पॉजिटिव होगा, काला आदमी हमेशा नेगेटिव होगा। तो इसके चलते अपना जो अनदेखी के टाइम में भी जो आशीष ने एक इंटरव्यू में भी कहा था, आशीष शुक्ला जो डायरेक्टर है, आशीष शुक्ला में डायरेक्टर, क्योंकि वो लास्ट टाइम अनदेखी में मेरा लास्ट एंट्री हुई थी काफी, मतलब कास्टिंग वास्टिंग हो जाने के बाद, मतलब आखिरी में मेरी कास्टिंग हुई थी अनदेखी में।
तो आशीष को किसी ने पूछा है कि भाई ये कैसा हुआ इतने लास्ट एंट्री। आशिक ने कहा था आशीष ने कहा था कि एक ही प्रॉब्लम थी कि देवू काला था और ये कैरेक्टर बहुत पॉजिटिव। तो, मैंने कहा यार है अब ये, अब डायरेक्टर ने खुद बोला था कि एक था, एक मामला था, तो मैंने बोला कि यार तो है, इसका मतलब जाहिर सी बात है ये है। और मैंने पूरी जिंदगी में ये फेस तो किया है, मतलब कि सिर्फ ड्रामा में फेस नहीं किया, थिएटर में स्टेज में हमने मतलब फेस नहीं किया, लेकिन वो भी मैं था अपने स्कूल में भी, मैं ड्रामा स्कूल में भी हमने एक प्ले किया था, जिस प्ले में एक प्ले था उसका नाम है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस में एक्चुअली चाणक्य का ऊपर प्ले था। वो चाणक्य के बारे में अगर आपको, आपने अगर स्टडी की है तो चाणक्य जो है ना, चाणक्य के बारे में बोला जाए तो वो काफी बदसूरत ब्राह्मण था। वो काला था, उसके सामने के दांत ऐसे उभरे हुए थे, और उसके दांत, वो बचपन में दोनों दांत को पत्थर से तोड़ दिया था, क्योंकि किसी ज्योतिष ने कहा था कि जिस बच्चे का ऐसे दांत ऊपर आता है वो भाग्यशाली होता है। तो उसने अपने पत्थर से दांत तोड़ के बोला था कि मैं दांत के बलबूते में भाग्यशाली नहीं बनना चाहता हूँ। तो उसने अपने दांत तोड़ दिए थे, तो आगे के दांत उसके उभरे हुए थे, ऊपर से टूटे हुए थे, और काला ब्राह्मण था ऊपर से। तो तभी उसके नंद के सभा में जब वो खाना खाने बैठे थे, तो नंद ने बोला था कि ये ब्राह्मण नहीं हो सकता, ये काला ब्राह्मण, ये बदसूरत ब्राह्मण, इनको उठाओ। तभी उनको बहुत बुरा लगा था, उनको गुस्सा आया था, तो उन्होंने वो शिखा बांध के बोला था कि नंद वंश जब मैं खत्म ना कर दूंगा तब तक मैं ये शिखा नहीं खोलूंगा, अपना चोटी नहीं खोलूंगा। तो ये चाणक्य का ये चाणक्य थे। अब जब आप चाणक्य आप ये बनाना चाहते हो, जब प्ले बनाना चाहते हो, तो आप चाणक्य को गोरा चाणक्य ढूंढ के लेके आ जाते, जो आपके मतलब लोग के आपके हाइट वाइट हो, मतलब लोग के डॉन जॉन हो, तो ऐसे आप गोरा चाणक्य ढूंढ के लेके आते हो। तो ये भी एक विडंबना है, मतलब ये सब चलता है, ये सब चलता रहेगा, लेकिन उसमें आपका काम करते रहना चाहिए, आपको काम करते रहना चाहिए। और इंडस्ट्री अभी काफी 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 बदल रही है, इंडस्ट्री में काफी ऐसे लोग आ रहे हैं जिनकी सोच काफी लिबरेटेड है, काफी अपलिफ्टेड है, जो आई एम होपफुल दैट इंशाल्लाह कि धीरे धीरे ये चीजें हट जाएगी। नहीं, डेफिनेटली। तो ये एक बहुत ही आई थिंक स्ट्रेंज बात है कि हम लोगों ने इतना रेसिज्म खुद एक्सपीरियंस किया है, 200 साल हमने एक्सपीरियंस किया है, और कैसे कैसे एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं, और हम जब रेसिज्म खुद प्रैक्टिस करते हैं तो ये एक बहुत ही आयरॉनिकल एक बात है, एंड इट्स वेरी वेरी स्ट्रेंज। ऑलराइट, सो दिव्येंदु भाई, नाउ टेकिंग द कॉन्वर्जेशन फॉरवर्ड, जो हमने एक पूरी भूमिका बनाई है अब तक, मैं एक आपके साथ में मैं भी आ रहा था आपके आपके इंटरव्यू के लिए, तो मैं कुछ सोच रहा था, और आई थॉट दैट आई जस्ट शेयर इट विद यू। नाउ दिव्येंदु भाई, अभी जैसे फिल्मों में हमारे वहाँ होता है, जैसे आपने भी जिक्र किया अपने इंटरव्यूज़ में कि जो कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं उनको एक एक वो रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती है कहीं कुछ हद तक। आपने जिक्र किया एक इंटरव्यू में कि एक फिल्म आपने बनाई थी जिसमें आप मेन लीड थे, और उसको फिर उसको ख़रीदने वाला कोई नहीं था, और उसमें किस तरीके की दिक्कतें सामने आई कि दैट अ फिल्म हैविंग दिव्येंदु एज लीड इज समथिंग विच इज़ नॉट मे बी सेलेबल। आयरॉनिकली एक ये जो कॉन्सेप्ट है, ये एक लोगों की धारणा है कि शायद वो सेलेबल नहीं हो, वो बना लिया उन्होंने अपने आप से। मेरा जो ज़ाती तजुर्बा है पिछले बहुत सालों से, मैंने आप जैसे कैरेक्टर आर्टिस्ट, चाहे वो हम नवाज़ का हम लोगों ने तब इंटरव्यू किया था जब वो गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 के लिए वो ऑटो में आए थे हमसे, हमारे वहाँ इंटरव्यू करने के लिए, और वो इंटरव्यू का ज़बरदस्त रिस्पॉन्स था। ये आप आज से मैं 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ। चाहे पीयूष मिश्रा हों, चाहे इवन ब्रिजेंद्र काला जी के इंटरव्यूज़ बहुत पसंद किए गए हैं हमारे वहाँ। बहुत से एक्टर्स के, विनीत का सबसे पहला इंटरव्यू हमने किया। जयदीप अहलावत को राजी के प्रोमो के बाद में मैंने ऑफिस में बुला के मैंने उनको इंटरव्यू किया। वो तो पाताल लोक से बड़े एक उनका नाम हुआ है, लेकिन हमने उनको पर्सनली बुला के, तो हम लोगों ने हमेशा कैरेक्टर आर्टिस्ट को सेलिब्रेट किया है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमको रिस्पॉन्स ज़बरदस्त मिलता है, जी। चाहे नवाज का इंटरव्यू हो, चाहे पीयूष मिश्रा का इंटरव्यू हो, चाहे ब्रिजेंद्र काला का इंटरव्यू हो, चाहे जयदीप अहलावत का इंटरव्यू हो, चाहे विनीत का हो, चाहे किसी का भी, हम लोगों को इंटरव्यूज़ के रिस्पॉन्स ज़बरदस्त मिलते हैं। दैट मीन्स कि लोगों को दिलचस्पी है। वो दिलचस्पी प्रूव हुई OTT से। कॉन्सेप्ट ऑफ स्टारडम जो है अब वो बदल चुका है। अभी दिव्येंदु एक स्टार हैं, पंकज त्रिपाठी एक स्टार हैं, जयदीप अहलावत एक स्टार हैं, राधिका आप्टे एक स्टार हैं, रसिका दुग्गल
एक अपने आप में स्टार हैं, कीर्ति कोल्हारी स्टार हैं. Do you find this particular transformation fascinating and do you feel at times कि एक vindication का आपको फील होता है कि यार देर आए दुरुस्त आए, पब्लिक को तो हमेशा से अच्छे एक्टर्स को ही देखना था. ऑफ कोर्स मैं काफी ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंसेस है इस ओटीटी के इस पुनर्जागरण जिसको बोलते हैं हमारे, मैं तो कहूंगा कि इट्स अ न्यू वेव एक्चुअली. एक जमाना था जब नसीर भाई, ओमपुरी, पंकज कपूर, मीता वशिष्ठ, ये पूरा ये जो लॉट है, ऊपर से गोविंद निहालनी, श्याम बेनेगल, अजीज मिर्जा, इन्होंने जो एक साथ एक काम करने की जो एक ये उठाई थी कि एक नए ग्रुप ऑफ एक्टर्स, नए ग्रुप ऑफ टेक्नीशियंस, एक नया ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स, और सब मिलके काम करते थे. और उस टाइम कितने ब्रिलियंट फिल्में बनी है. और जिस फिल्मों के चलते उस टाइम भी स्टार सिस्टम से ये निकल के आए थे. निकल के आने के बाद ये ऐसी पिक्चरें बनी थी जैसे कि जाने भी दो यारो, तो कुंदन की पिक्चर है, तो ऐसी पिक्चर उस टाइम बनी थी. तो ये जो है उस टाइम का जो न्यू वेव है, अभी मुझे लगता है ओटीटी में फिर से आ गया एक न्यू वेव. ये यहाँ भी अभी न्यू सेट ऑफ एक्टर्स, अच्छे टेक्नीशियंस, अच्छे डायरेक्टर्स, सबको काम मिलने लगे बिकॉज ऑफ इट इज अ कंटेंट ड्रिवन इंडस्ट्री है. तो मुझे लगता है कि दैट इज द मेन थिंग दैट वी कुड डू विद आवर इंडस्ट्री, दैट हमने इसको कंटेंट ड्रिवन बनाया कि कंटेंट इज द किंग. आपको अच्छी कहानी लेके आनी है, आपको अच्छा कंसेप्ट लेके आना है, उसके चलते आपको बस अच्छे टेक्नीशियंस चाहिए, अच्छे एक्टर्स चाहिए, अच्छे डायरेक्टर्स चाहिए वो पुल अप करने के लिए. और मैं तो कहूंगा कि ये वाला, और हर एक मीडियम की एक खासियत ये है कि हर एक मीडियम अपना खुद का स्टार तो बना ही लेता है. तो ये भी धीरे धीरे इनका भी इधर भी आ जाएगा एक स्टार सिस्टम. ये भी अपना खुद का ये स्टार बना रहे इस मीडिया में, तो लोगों को आदत पड़ रही है कि ये जो कैरेक्टर है, ये जो एक्टर है, इसको देखना है, उसको नहीं देखना, इसको देखना है. क्योंकि इसका इसका सबसे बड़ी बात है कि मार्केट तय नहीं करता. पहले जमाने में एक मार्केट होता था, एक बाजार होता था, वो आपको बोला जाता था कि यार ये मार्केट में चलता, वो मार्केट में नहीं चलता. कौन मार्केट में चलता है ये आपको आज तक नहीं पता चला, लेकिन कोई ना कोई बोलता था कि ये मार्केट में नहीं चलता. एंड ऑफ द डे जाके मैं एक फिल्म रिलीज हुई, मैं जाके देख रहा हूँ ये फिल्म फ्लॉप हो रही है, और मैं वो जो आदमी, कौन आदमी मुझे नहीं पता, बोला था कि मार्केट में ये चलता है. मैं देखता हूँ ये मार्केट में कैसे चलेगा यार, ये तो एसेट ही नहीं है, तो लाइबिलिटीज है. ये लोग कैसे चल सकता है? ना तो इसको एक्टिंग आती है, ना इस आदमी को डायलॉग डिलीवरी आती है, ना इस आदमी के अंदर कोई खासियत है, ना इस आदमी के अंदर चार्म है. ये कर क्या रहा है सिनेमा में? ना तो तुम्हारे सिनेमा में जान है, तुम्हारा सिर्फ 1000 कॉपी है किसी और सिनेमा की. तो ये बनाता कौन है? ये क्यों बनाते थे? तो ये एक अजीबोगरीब स्थिति थी. और दाल चावल, दाल चावल, दाल चावल, दाल चावल, एक दिन दाल चावल खाते खाते भी आदमी उब जाता है. बोले कि यार कितना दाल चावल खिलाओगे, थोड़ा सा आलू की सब्जी तो दे दिया करो, या तो अचार तो दे दिया करो यार. तो मुझे पता चला बाजू वाले घर से बहुत अच्छे खाने की खुशबू आती है, कभी वो तो दिया करो यार. तो यही है बात दरअसल. मतलब लेकिन बात है बदलाव की. और वो जो बदलाव है, वो बदलाव अब धीरे धीरे आ रहा है. मतलब आज की तारीख में अगर कोई मेरे को भी एक पॉजिटिव किरदार या नेगेटिव किरदार में भी सोच सकता है, कि उनको वो रंग बायस नहीं करता, उनको उनको कलर बायस नहीं करता, उनको उनको एक्टर चाहिए, उनको किरदार चाहिए. और दिव्येंद्र भाई, अभी तो सिर्फ पास के घर से खुशबू नहीं आ रही है, अब तो थालियां सामने सजी हुई हैं. अब तो थालियां, कोई कोरिया से थाली थमी हुई है, कोई स्पेनिश की थाली थमी हुई है. एग्जैक्टली. आइसलैंड का कंटेंट भी है, हर तरीके का, नॉर्वे का भी है. रग्नारॉक करके एक शो देखा था, मैंने देख के तो मेरे होश उड़ गए थे. मैंने कि अगर माइथोलॉजी को लेके इस लेवल का काम किया जा सकता तो व्हाई नॉट. कौन सा शो, क्या नाम था? रग्नारॉक करके मैंने एक नॉर्वेजियन शो देखा था, उनका उनके उनके थॉर के लेगेसी ऑफ थॉर के माइथोलॉजी को लेके. सो वही मैं कह रहा हूँ कि मतलब अभी तो भाई आपको कंटेंट बिल्ड करना पड़ेगा. अगर आपको सस्टेन करना है, अगर आप मार्केट में अच्छा काम करना पड़ेगा, तो ये कंटेंट की लड़ाई है. कंटेंट लेके आओ, अच्छे एक्टर्स लेके आओ, अच्छे डायरेक्टर्स लेके आओ. सो इट इज, I think partially it's a good time that I'm loving this time. No, that is fascinating, and it's so wonderful to have you getting the sort of role that you deserve.
दिव्येंदु भाई, आपने कुछ नाम लिए, उसमें से मैं एक नाम उठाऊंगा, ओमपुरी साहब। सो ओमपुरी साहब, जब उन्होंने स्टार्ट किया था, उनके चेचक के उनके उनके दाग थे उनके चेहरे के ऊपर, और बहुत प्रोमिनेंट थे। खैर वो ग्रेजुअली तो वो बहुत कम हो गए, लेकिन शुरू में जब वो व्हेन ही वाज यंग, सो ही हैड दोज एलिमेंट्स, लेकिन जिस जिस कॉन्फिडेंस से उस एक्टर ने अपने किरदारों को सामने रखा है, कि वो अंदर की शख्सियत को, उन्होंने जो खूबसूरती को जब बाहर वो लेकर आए हैं, सो पीपल डिड नॉट लुक एट द एक्सटर्नल फैक्टर्स, पीपल लुक्ड एट द ब्यूटी दैट ही हैड इनसाइड, द पर्सनैलिटी एंड द कॉन्फिडेंस दैट ही हैड इनसाइड, एंड दैट इज समथिंग जो कि ना सिर्फ हिंदुस्तान में और दुनिया भर में उन्होंने अपनी एक छाप छोड़ी है, और लोग उनकी इज्जत करते हैं। हाउ मच ऑफ एन इंस्पिरेशन इज ओमपुरी फॉर यू एज एन एक्टर? बहुत बड़े बड़े एक्टर में इंस्पिरेशन क्या है, ये मेरे गुरु है, शिक्षक है सब। इनसे मैं सीखा मतलब जिंदगी में, मतलब क्या बताऊं, मतलब जब जिंदगी में पहली बार नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जाने के बाद पता चला कि नसीर भाई क्लास कराते हैं, तो आपको पता नहीं कि मैंने बोला ना कि अगर थोड़ी देर पहले जो रैपिड फायर कर रहे थे मेरे साथ कोई, उन्होंने बोला कि पहला पहला स्टार को मिलना, मैंने पहला स्टार को मिलना मतलब जिस दिन मेरे को पता चला कि नसीर भाई की क्लास करने जा रहा हूँ, वो इतना बड़ा स्टार है, स्टार तो दूर की बात है, इतने बड़े टीचर की क्लास करने जा रहा हूँ मैं। ओमपुरी साहब से जब पहली बार मिला तो मतलब मैंने बोला कि यार अब मैं अब मैं क्या करूं, मतलब ये तो एक्टिंग के गुरुदेव लोग हैं, मतलब मैंने पंकज जी के साथ क्लासेस किए, पंकज कपूर के साथ, इरफान भाई, मतलब अभी भी मैं सोचता हूँ कि यार, मतलब अभी भी मेरे को लगता है कि अभी मेरे को वो लॉस समझ में नहीं आता है। अभी मेरे को लगता है कहीं ना कहीं तो है भाई, अभी तो आ जाएंगे, अभी तो एक फिल्म आने वाली है, अभी कुछ और देखने को मिलेगा। तो ये इनके बारे में मैं क्या बताऊं, इंस्पिरेशन मतलब दे आर मोर देन इंस्पिरेशन, लाइक नहीं, डेफिनेटली। दिव्येंदु भाई, मैं थोड़ा सा, अगर आपके किरदारों के बारे में अगर मैंने बात करनी शुरू कर दी, मुझे घंटों चाहिए। आई नीड अ लॉन्ग टाइम, बिकॉज मैं आपके सारे बहुत से किरदारों को डाइसेक्ट कर सकता हूँ, और हम लोग बहुत बहुत देर तक हम लोग बात कर सकते हैं। मैं सिर्फ आई थिंक मैं दो दो किरदार फिलहाल के लिए लेता हूँ। आई थिंक वी शुड कंटिन्यू दिस कॉन्वर्जेशन। क्रिमिनल जस्टिस, आई थिंक इट वॉज सच अ फैसिनेटिंग कैरेक्टर, एंड आई बिलीव, मैंने आपका एक पढ़ा था कि आपको इतना हेट मेल मिला उसके लिए कि आपने सोचा कि यार ये तो कामयाब है, किरदार कामयाब है। दैट इट वॉज सच अ स्लाइमी एंड लाइक कैरेक्टर दैट कैन नॉट बी ट्रस्टेड एंड कैन गो टू एनी एक्सटेंट to just get what he wants to any extent. It was so fascinating. Once again, you were pitted against the likes of Jackie Shroff, and obviously Vikrant Massey was there as well. How important is criminal justice for you? फॉर मी ऑफ कोर्स, आपको क्रिमिनल जस्टिस के बारे में एक छोटी सी कहानी है, ये बच्चे कहानी इन द सेंस कि पहले ये जो किरदार है, इतना लंबा बड़ा किरदार कुछ था नहीं, तो मेरे को बाद में बताया गया था कि मुझे सुना गया था कि कुछ करीब 7-8 दिन या 10 दिन का कुछ काम था। तो जब पहले दिन मैं सेट पे पहुंचा था, वैन में मुझे नरेशन दिया गया था, डायरेक्टर आया था विशाल, और एक नरेशन मिला था मुझे, नरेशन काफी अच्छा हुआ, फिर हमने काम शुरू किया। एंड आई थिंक दे हैड somebody in their mind that eventually uh, uh, they will arrange someone like who can stand in front of Jackie Shroff as a as a और भी एक विलेन टाइप का, उस स्टैचर का, उस हाइट का। मैं तो थोड़ा नाटा सा आदमी हूँ, तो इस टाइप के, तो उन्होंने एक कैरेक्टर डेवलप किया। लेकिन जब डेवलप किया और कैरेक्टर करते 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 उनको ये लगा कि यार यही आदमी जो है, इसी को रखते हैं इस कैरेक्टर में, इसी को खड़ा करते। तो वो बाद में मुझे विशाल ने कहा था कि वो मेरे लिए थोड़ा सा अचीवमेंट सा था कि उन्होंने उन्होंने उनको लगा कि यार ही इज डूइंग द राइट काइंड ऑफ थिंग, सो इन्हीं इन्हीं को खड़ा करते। तो हेट मैसेजेस तो मुझे बहुत आते थे, और मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये था कि मैंने ना जिंदगी में देखा है भरी दुनिया ऐसा किरदार को, मैं अपने बचपन में देखा है कि मैंने बचपन में ऐसा किरदार देखा, हमारे मोहल्ले में था, मतलब एक हमारे सीनियर बैच में एक आदमी था। वो आदमी बहुत गंदा था, बहुत नोटोरियस था, बहुत सब कुछ उसमें बहुत ही मतलब बहुत ही इरिटेटिंग था। अ, कोई भी कोई भी आदमी कंफर्टेबल नहीं हो सकता उस आदमी के प्रेजेंस में।
और ये चीज है, उस आदमी को मैंने बहुत बार देखा पीटते हुए, बुरी तरह पीटते, उसके बावजूद भी वो चेंज नहीं होता था। हाँ, आई थिंक दैट्स व्हाट द कैरेक्टर इज। वो चेंज नहीं होता था, वो आदमी वैसा ही है, वो फितरत ही वैसा है, मतलब। तो वही मैं, वो मेरा ये था कि ये आदमी जो है, या इसको कुछ भी कर दो, लेकिन ये आदमी को कभी ट्रस्ट नहीं कर सकता। कमीनगी, मतलब एक इनहेरेंट कमीन। मतलब वो कमीनगी के हद दर्जे पे उतर आएगा वो आदमी, अगर मौका उसको मिले तो। मतलब वो आदमी इज अ कंपल्सिव कमीन। सो वो वाला एक एस्पेक्ट था जो मैंने अपने लाइफ से उठाया था, तो जो कि काफी काम किया मुझे लगता है। नहीं, आई थिंक वो डेफिनेटली काम किया। दूसरी चीज, अगर हम रॉकेट बॉयज की बात करें तो रजा मेहंदी का जो आपने किरदार निभाया, यू नो नाउ क्या होता है कि एक तो ये मैंने सीरीज 1 गो में देखी है, आई थिंक अगर आप कोई सीरीज आपको इतना ग्रिप करेगी दैट यू जस्ट कैन नॉट स्लीप टिल द टाइम यू सीन द होल थिंग, वो बहुत बहुत कमाल की सीरीज हो सकती है। सो ये इसमें मुझे जो दिलचस्प बात लगी दैट आई वॉज एक्सपेक्टिंग CV रमन, आई वॉज एक्सपेक्टिंग विक्रम साराभाई, आई वॉज एक्सपेक्टिंग होमी भाभा, लेकिन Raza Mehndi came out of syllabus and you take back Raza Mehndi with you as well, because वो बंदा इतना, मतलब जिसमें उसमें इतने शेड्स हैं, जिस तरीके से उसको पूरा बिल्ड किया है, उसकी जो पॉलिटिक्स है, उसकी जो जिस तरीके का उसका एक कंप्लेनिंग नेचर है, और वो उसके जो सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं जिस तरीके से वो सामने आते हैं, वो MP भी बन जाता है, और he keeps on taunting and he just keeps on just doing his thing, but there is a complete new shade to him towards the end which surprises you. मुझे लगता है कि आपको बहुत मजा आया होगा रजा मेहंदी को निभाने में। बहुत मजा आया, क्योंकि ये आदमी, इस आदमी को आप बता नहीं सकते ये आदमी एक्चुअली पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्या है, बट ये आदमी अपने आप में है। मतलब ये रजा मेहंदी जो है, वो उसका एक क्वेस्ट है, उसका एक अर्जेंसी है, उसकी जिंदगी में भी एक बहुत सारे उतार चढ़ाव है उसकी जिंदगी में। उसको ये लगता है कि आई एम अ सेल्फ मेड मैन, somebody is born with a silver spoon, so how he is so important, why I am not important, I'm a cyclotron man. I built the first cyclotron, like इकोनॉमिक, न्यूक्लियर कल्चर में, न्यूक्लियर साइंस में मेरा अचीवमेंट इस बंदे से ज्यादा है, क्योंकि इस बंदे ने अभी तो कोई अचीव नहीं किया, अचीव तो मेरा है, अचीवमेंट्स तो मेरे हैं, और मैं इससे सीनियर साइंटिस्ट भी हूँ। और लेकिन कि कौन सा ऐसा एजेंडा है जिस एजेंडा के चलते ये TIFR ग्रांट, टाटा ग्रांट, ये ग्रांट, वो ग्रांट, ये सब। ये बहुत इंपॉर्टेंट सा एक उसकी पॉलिटिक्स, नेहरू की पॉलिटिक्स में उसको नहीं जाना, उसको अपनी पॉलिटिक्स को ज्वाइन करना, और ज्वाइन इसलिए करना ताकि उसको जवाब दिया जाए, ताकि मैं भी एक पोजीशन होल्ड करूं, सो दैट आई कैन बी एट पार, आई कैन सो बड़ा मजा आया कैरेक्टर प्ले करने में। और क्या है ना, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बिकॉज कि अभय पन्नू की जो डायरेक्शन है वो बहुत हेल्पफुल था मेरे लिए, क्योंकि उसका विजन और उसकी ये सारी चीजें, कैरेक्टर देखने का नजरिया जो कि मैच कर गया था मेरे साथ। और जब ये मैच कर जाता है, जब डायरेक्टर और आप एक सेम पेज में आ जाते हैं, तो मैजिक शुरू हो जाता है, फिर गेम शुरू हो जाता है। नहीं, डेफिनेटली मैजिक शुरू होता है। देवेंद्र भाई, ये कॉन्वर्जेशन आपसे जारी रहेगा, बिकॉज मुझे अभी आपसे बहुत से सवाल पूछने हैं। आई वांट टू नो आप व्हाट सॉर्ट ऑफ रीडिंग डू यू डू, बिकॉज बहुत से आपकी जो जैसे आपने वो एलिमेंट आपने कहा क्रिमिनल जस्टिस किरदार का, तो उसमें आई थिंक बहुत सी चीज़ें समझने के लिए आदमी को एक सर्टन अमाउंट ऑफ पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वो आप महसूस तभी कर सकते हैं। सो बहुत सी चीज़ें मुझे आपसे कंटिन्यू करनी है, दिस इज़ टू बी कंटिन्यूड, बट थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे, एंड बहुत बहुत मुबारकबाद आपको आपकी जर्नी के लिए, आपके कॉन्फिडेंस के लिए, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, एंड प्लीज़ मेंटेन दैट। लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर अमेजिंग परफॉर्मेंसेज फ्रॉम यू। थैंक यू सो मच, थैंक फॉर कॉलिंग मी एंड टॉकिंग टू मी।